हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने पीएच निकालना सीख ली थी। एसिड्स को मिला के वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, सब कुछ कर लिए थे। डायबेसिक एसिड, सारी तरह की पीएच निकालना शुरू कर दी थी हम लोगों ने और निकाल भी ली थी। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये लेक्चर बहुत क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब तक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आएगी तुम ये जज नहीं कर पाओगे कि बफर बनेगा या नहीं बनेगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आना बहुत ज़रूरी है। तसल्ली से पूरा लेक्चर देखना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, सवाल अटेम्प्ट किए तो उनके आंसर्स मैच करने हैं, ठीक है। नोट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स हमें पता है हमें कहाँ पे मिलते हैं। नोट्स हमें मिलते हैं अपने dextercam.in पे हमें मिल जाते हैं नोट्स हमें। वहाँ पे हम लोग मेन्यू बार में क्लिक करके अध्याय बैच पे जाके अपना डाउनलोड कर लेंगे। प्रॉब्लम शीट या डाउनलोड करने में थोड़ी सी तुम्हें मतलब टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम शीट ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। कोशिश की जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। प्रॉब्लम शीट के लिए थोड़ा बियर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को, ये इतने सरल क्वेश्चंस है कि नहीं यहीं पे लगाया जा सकता है। अब कह रहा है 10⁻² मोलर H2SO4 की पीएच चाहिए, तो इससे H प्लस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁵, क्योंकि इसकी एन फैक्टर कितना है 2, तो पीएच इसका आ जाएगा 5 - log 2। तो 5 - log 2 पे ही छोड़ देते हैं, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे अपने आप, यानी कि 4.7 लिख लेते हैं। 4.699 लिख दिया सीधे ही, ठीक। log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 4.699 आ जाएगा। अब कह रहा है 10⁻² मोलर एसिटिक एसिड की निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं बी। एसिडिक एसिड कैसे ब्रेक होगा? ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हम लोगों को याद आ रहा होगा। तो एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक होगा? एसिटेट आयन में ब्रेक होगा, प्लस H प्लस में होगा। जब एसिटिक एसिड एसिटेट आयन में ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमने लिख लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन T=0 पे कितना था? C। ये 0 हो गया। भाई आवाज़ क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल। मेरे कई लोग कह रहे हैं कि आवाज़ लाइट आती नहीं, मेरे को तो सही सुनाई देती है यार, और मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, आराम से आवाज़ पूरी सुनाई दे रही होगी, है ना। तो T=0 पे T पे क्या हुआ? C - C अल्फ़ा हो गया, ये C अल्फ़ा हो गया और ये भी C अल्फ़ा हो गया। तो Ka की वैल्यू हो गई C⁴/1 - अल्फ़ा। 1 - अल्फ़ा को हमने अप्रॉक्सीमेटली =1 ले लिया, तो 2 × 10⁻⁻5 हो गया। C की वैल्यू कितनी हो गई? C की वैल्यू 10⁻2 हो गई, इंटू α²/1 - अल्फ़ा आ गया, ठीक। 1 - अल्फ़ा आ गया, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया तो 10⁻³ आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ गई वो √2 × 10⁻³ आ गई, ठीक। 2 × 10⁻³ आ गई। अब 2 × 10⁻³ आ गई तो हम इसे लिख लें कितना? √20 × 10⁻⁴, तो यानी कि 4.45 के लगभग लिख देते हैं 10⁻²। तो सी अल्फ़ा कितना हो गया? सी अल्फ़ा जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था वो हो गया, सी कितना था? 10⁻² इंटू 4.45। ये अब 5% से कम आ रहा था तो अल्फ़ा निगलेक्ट करना सही था, तो 4.45 इंटू 10⁻⁴ आ गया। तो पी एच की वैल्यू जो आ गई वो -log H प्लस आ गई, और log H प्लस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 4 - log 4.45। तो इसका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं। इसका आंसर 4.45 की वैल्यू गिवन होगी, वहाँ से देख के लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10⁻⁷ मोलर एसिटिक H प्लस दिया। अब देखो, जब H प्लस दिया है तो ये किसी भी सोर्स से आने वाला H प्लस है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, जो दिया है यही फाइनल मान लेते हैं। तो पी एच की वैल्यू सीधे -log H प्लस हो जाएगी, और -log H प्लस रखते ही वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा, सीधा खत्म कहानी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एसिटिक HCl में क्या मिला दिया है? H2SO4 मिला दिया है। तो HCl में H2SO4 कितना कितना मिलाया है? इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे रख लेते हैं उठा के, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिससे सवाल दिखता रहे हमें। यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? विल बी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 होगा। अब फाइनल इनिशियल N1 कितना है? 10⁻⁻2 इंटू नॉर्मेलिटी है 1, मोल एन फैक्टर है 1, और वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml।
प्लस ये हो गया 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 500 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml। तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5 + 10 डिवाइड बाई 1000। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन आ गया 15 इंटू 10⁻⁻3। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, pH की वैल्यू हो गई 3 - log 15 के बराबर हो गई। ठीक है यार, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, फिर भी क्लास तो लेनी ही बनती है ना यार, तुम्हारे को बीच में नहीं छोड़ सकता ना मैं। तो कंसिस्टेंसी की है, देखो मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहा हूँ तो तुम्हें भी कंसिस्टेंटली पढ़ना ही चाहिए, है ना। और लोगों को शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यू आते रहेंगे तभी तक मज़ा आता। व्यू कम आ रहे हैं लेकिन हम दुखी नहीं है इस बार। अब हमने मान लिया कि कमी आएंगे तो दुखी होने कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, है नहीं, सुना ये कभी नहीं सुना कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कि जैसे ही चाह गई चिंता अपने आप खत्म हो गई और मन बेपरवाह हो गया। वही मेरा हाल है अभी। ठीक, लेकिन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तो चाहता है ना सेलेक्ट होने की, तो बेपरवाह नहीं हो सकता है। ठीक, अब लास्ट कौन सा है, लास्ट है 10⁻⁻8 मोलर HCl की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10⁻⁻8 मोलर HCl की हमें pH फाइंड आउट करनी, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो जब HCl ब्रेक हुआ भाई, तो HCl कैसे टूटा, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था H+ और Cl- से। अब अगर किसी ने इसका आंसर pH = 8 लिख दिया तो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि pH कभी 8 हो नहीं सकती, HCl की 298। क्यों, क्योंकि pH 7 से ऊपर होगी तो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और HCl कभी बेसिक हो नहीं सकता, तो ये एसिडिक ही होगी, तो pH 8 तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो इससे कितना आया, 10⁻⁻8 मोलर HCl है, और ये भी 10⁻⁻8 मोलर आ गया। अब हमें वाटर का इक्विलिब्रियम की भी चेक करना पड़ेगा, और वाटर का इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, H+ एक्वस लिखेंगे प्लस OH- एक्वस लिखेंगे। तो हमने वाटर से मान लिया कुछ Z आ रहा था, और इसकी हम कॉन्सेंट्रेशन अभी मान लेते हैं C की वैल्यू 10⁻⁻8 है, तो इसे C लिख लेते हैं। फिर हमें पता है KW हम किसके बराबर लिखते हैं, KW लिखते हैं C + Z इंटू Z, H+ इंटू OH-, तो ये हो जाएगा Z² + CZ - 10⁻⁻14 = 0। तो यहाँ से Z की वैल्यू जब नहीं फाइंड आउट करोगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जानी है, यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी -C + √of C² + 4 इंटू 10⁻14 माइनस का डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी दी रखी, C की वैल्यू रखी -10⁻⁻10 प्लस √of 10⁻⁻16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इसे 10⁻⁻8 बाहर ले लेते हैं, 10⁻⁻8 इससे भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 401 का अंडर रूट, 401 का अंडर रूट बन जाएगा ये। ठीक, 401 का अंडर रूट जब बनेगा तो इसे लिख लें 10⁻⁻8 कॉमन आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 401 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा लगभग 401 का अगर अंडर रूट निकाल लो तो 401 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंदाज से निकालो तो 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा यार। 20 का होता है कितना, 20 का हो गया कितना, 400 का हो गया 20, तो 401 का आ गया 20.2 लिख देते हैं सर, 20.02 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये आ गया 10⁻⁻8 इंटू 19.02। ठीक, 19.02 डिवाइडेड बाई 2, तो 19.02 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 9.51 इंटू 10⁻⁻8 आ गई। तो ये Z की वैल्यू आ गई। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना था हमारे पास, H+ कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁻8 प्लस 9.51 इंटू 10⁻⁻8 विच कम्स आउट टू बी 10.51 इंटू 10⁻8 माइनस का। ठीक, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ ही रही होगी, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो pH कितनी आ जाएगी, pH आएगी 8 - log 10.51, तो 8 - log 10 की वैल्यू 1 होती तो 0.51 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो 1.02 आ गई, तो ये 6.98 के लगभग pH आई। 7 नहीं पहुंची, न्यूट्रल नहीं था, बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो जो सवाल हम लोगों ने करा था डिस्कस की
कब हम नेग्लेक्ट कर सकते हो और कब नहीं कर सकते, उसका एक मैंने एक लाइव सॉल्व करके तुम्हें दिखा दिया, जिससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगी क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है किसी को भी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10⁻⁻² मोलर HCl 1 लीटर प्लस 10⁻⁻² मोलर एसिटिक एसिड इन 1 लीटर। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा H प्लस कहाँ से आता है? सारा का सारा H प्लस किससे आएगा? तो नेट H प्लस आइन कम्स फ्रॉम HCl only, but the volume of solution becomes double. Volume of the solution becomes 2 लीटर। कितना हो जाएगा? 1 लीटर दोनों है तो कितना हो गया? 2 लीटर्स हो गया। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बचा 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2 लीटर्स, तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻3। तो pH कितनी आ गई? pH आ गई 3 माइनस log 5, यानी कि 2.7 ले लें तो 2.3 लिख देते हैं सीधे, है ना? 2.3 ठीक है, लिखना log 5 की वैल्यू 0.699 को 0.7 लिख दिया। ठीक, तो ये आसानी से निकल आया। अब बात आती है थोड़े से मुश्किल सवालों की, जो हम लोगों ने छोड़ दिए थे लगाने के लिए। तुम लोगों ने आंसर इसके निकाले हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो कमेंट करके बताना कि आंसर सर सॉल्व किए थे। नहीं किए थे तो इसी में समय लगेगा। अगर क्लास के बीच में डिस्कस करेंगे थ्योरी पढ़ाते समय तो ये और लंबी क्लास हो जानी थी, जो 50-55 मिनट में ख़त्म हुई वो 2 घंटे में ख़त्म होती। यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। मैं थोड़े सवाल कम करवा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा समय बच जाए और तुम सवाल घर पर लगा के कुछ डाउट हो तो पूछो, है ना? PYQ सीरीज शुरू हो गई है 2023 की, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन आने वाला है, पहले से अनाउंस कर दिया है, हाइड्रोकार्बन ही आ रहा है तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए तैयार रहना, हाइड्रोकार्बन आने वाला है तुम्हारे पास। हाइड्रोकार्बन के बाद एटॉमिक आएगा, एटॉमिक के बाद एल्काइल हैलाइड आएगा, एल्काइल हैलाइड के बाद फिर इधर केमिकल बॉन्डिंग आएगा, फिर पीरियोडिक टेबल आएगा, इस तरह से चलेगा, एक इधर एक उधर का। ठीक है, चलो भाई। अब क्या कर रहा है? व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस H2C2O4 एंड HC2O4 माइनस एंड C2O4 2 माइनस एंड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर H2C2O4। तो इसे क्या करें? इसे तो ईमानदारी से हम क्या करें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिख लें इसके दोनों, कि ये ब्रेक होगा किसमें? HC2O4 2 माइनस में प्लस H प्लस एक्वस में होगा। T=0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने C ले लिया है, 0 हो गया। T=T पे हमने इसे लिख लिया C माइनस C∝1, तो ये हो गया C∝1 और ये हो गया C∝1। अब जब दूसरा इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो HC2O4 2 माइनस एक्वस किस में ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा किस में? C2O4 2 माइनस और H प्लस एक्वस में। ठीक, तो T=T पे जो यहाँ पे C माइनस C∝1 था, उसमें से जो ये कितना बचा था? C∝1 बचा था। अब ये C∝1 में से C∝1 α2 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? C∝1 α2 माइनस हो जाएगा, तो ये C∝1 α2 बचेगा और ये C∝1 α2 बनेगा। लेकिन क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो इसे C∝1 α2 ऊपर लिख देते हैं और नीचे C∝1 लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस C∝1 α2 लिख देते हैं। ठीक, आसान बात है, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक, है कि नहीं? ये तो बिल्कुल वही केस है जो हम लोगों ने किया था। अब Ka2 की वैल्यू देखना, क्या लिखेंगे? Ka2 की वैल्यू लिखेंगे क्या? C2O4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HC2O4 माइनस का, यहाँ पे माइनस होगा यार, एक माइनस होगा। ठीक, माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, C2O4 2 माइनस कर लेते हैं। ये हो गया C∝1 कॉमन ले लें तो 1 प्लस α2, और इसमें से C∝1 कॉमन ले लें तो ये हो गया कितना? 1 माइनस α2। बात समझ में आ रही? तो C∝1 से C∝1 कैंसिल हो गया और 1 माइनस α2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 और 1 प्लस α2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक, ये दोनों लगभग 1 से बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है और वीक एसिड के लिए सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है छोटी, तो ये कम होगा 1 से। इतनी बात क्लियर हो गई बिल्कुल आसानी से। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिफिकल्ट है यार, ऐसे पढ़ो कि एडवांस तक के सवाल लग जाए तुमसे। ठीक है, और नवंबर के
दिवाली के जस्ट बाद से हम लोग वो लगभग 40 डेज़ के लिए एक प्लानर लाएंगे। 40 डेज़ का प्लानर 45 डेज़ वाला जो हम लोगों ने एडवांस के लिए जैसा लास्ट ईयर किया था वैसा इस बार मेंस के लिए भी करेंगे। 45 डेज़ का क्रैश कोर्स आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और वो यूट्यूब पे आएगा, ज़रूर आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ इनपुट देना हो कि सर उसमें ये चीज़ इंक्लूड कर लेना, तो बिल्कुल देना कि तुम्हारे इनपुट्स लेना चाहता हूँ कि क्या क्या इनपुट तुम देना चाहते हो उसमें। ठीक है, अब ये क्या बन गया, जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो गए, तो K2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, K2 की वैल्यू आ गई C2O4 2 माइनस के बराबर आ गई। इतना यहाँ तक आ गया। तो K2 की वैल्यू कितनी दी थी, K2 की वैल्यू हम ऊपर देख लेते हैं कितनी थी, 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। तो एक पोर्शन निकल गया सवाल का। ठीक, अब K1 लिखो भाई, K1 किसके बराबर होगा, HC2O4 माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H2C2O4। ठीक, तो ये हो गया किसके बराबर, ये हो गया C α1 1 माइनस α2, ये हो गया C α1 1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई C1 माइनस α1। ठीक, देख लो आराम से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हम कहेंगे 1 माइनस α1 भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर तुमने अप्रॉक्सीमेशन सही ले लिए तो सवाल ख़त्म ही हो जाएगा। सी से सी कैंसिल हो गया, तो α1 की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ K1/Ci, और K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू 5.9 कितनी है, 5.9 इंटू 10⁻⁻2 है डिवाइडेड बाय 0.1 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो √59 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 7% से ज़्यादा, 8% से। अगर चाहो तो नेगलेक्ट करके आंसर निकाल देना, नहीं तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत नेगलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ये कैलकुलेशन क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब अगर ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। तो इसे क्या बना लेंगे, K1 इज इक्वल टू C α1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस α1। तो ये हो जाएगा C α1, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा आसान कर देते हैं, तो लिख देते हैं 5.9 इंटू 10⁻⁻2, इतना ही था, 5.9 इंटू 10⁻⁻2 था ये। ठीक, तो ये हो गया 5.9 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया 10⁻⁻1 इंटू α1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस α1। इतनी बात समझ में आ गई। इससे कैंसिल हो गया तो ये बचा 0.59, तो ये बचा α1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0.59 माइनस 0.59 α1, तो हो गया α1 स्क्वायर प्लस 0.59 α1 इज माइनस 0.59 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से α1 को सॉल्व करोगे तो α1 की वैल्यू 0.528 आ जाएगी। ठीक, जब α1 की वैल्यू 0.528 आ गई तो H प्लस साइन कितना आ गया, C α1 आ गया, तो C α1 हो गया कितना, 10⁻⁻1 इंटू 0.528। तो H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, तो ये कितना आ गया, 0.0528 आ गया। अब जितना H प्लस आया उतना ही क्या आएगा, उतना ही आएगा HC2O4 माइनस। तो HC2O4 2 माइनस की वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू बराबर थी C α1 माइनस α2 के बराबर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया 0.0528 मोलर। ठीक, तो हमने H प्लस निकाल लिया, HC2O4 2 माइनस निकाल लिया और C2O4 2 माइनस निकाल दिया। अब H2C2O4 2 माइनस H2C2O4 कितना बचा, ये बचा C1 माइनस α1। तो C1 माइनस α1 की वैल्यू आ गई थी 0.528, तो ये बच गया कितना, 10⁻⁻1 इंटू 0.478 बचा ये अंदर, तो ये आ जाएगा 0.0478। तो यहाँ पे हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत बात थी, कैन नॉट नेगलेक्ट यहाँ लिख देना। क्यों, कैन नॉट नेगलेक्ट, नेगलेक्ट NEGLECT नेगलेक्ट, बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन 5%। अल्फा अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है तो नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले करके चेक करेंगे कि 5% से ज़्यादा आ रहा है या
कम आ रहा, अगर ज़्यादा आ रहा तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपल बात है, खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। तो ये सवाल भी लग गया। सवाल आने में अच्छा लग रहा होगा, मेरी को उम्मीद है कि ऐसे सवाल ही लगाना चाहते थे तुम, जो जिनका लेवल अच्छा हो थोड़ा सा, आने के इक्विलिब्रियम में अच्छे सवाल डिस्कस करने हो। थर्मो का एक लेक्चर बचा है यार क्वेश्चंस वाला, वो भी जल्दी से लाऊंगा और उसमें कुछ शानदार से सवाल लगवाऊंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पहले उसे डाल दूंगा क्वेश्चंस को, उनके सोल्यूशंस तुम ढूंढ के रखना करना, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हें। लेकिन ये बात है कि गूगल मत करना यार, है ना। गूगल पे आंसर देखने से, आंसर देखना इज नेवर अ सोल्यूशन। तो आंसर देख के सॉल्व कर दोगे तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा है डिटरमाइन H2 माइनस इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर H2S टू विच enough HCl has been added to produce H plus 2 into 10⁻⁴ और Ka1 और Ka2 की वैल्यू हमें गिवन है। देखना भाई क्या होगा। तो H2S भी डाइबेसिक एसिड है, इसे कैसे लिखेंगे, HS माइनस एक्वस और क्या लिख देंगे, H प्लस एक्वस लिख देंगे, ठीक है। यार थोड़ी सी ये हॉर्न की आवाज़ आती है ना, जो ये बाहर लोग हैं वो बजा देते हैं तो उनकी वजह से आती है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसका, साउंड प्रूफिंग से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना तेज हॉर्न है ना, और क्या करूँ, ठीक है। चलो हम लोग तो वैसे भी पढ़ तो रही हैं। 0 हो गया, T पे कितना हो गया, C माइनस सी अल्फ़ा 1 हो गया, ये C अल्फ़ा 1 हो गया और ये C अल्फ़ा 1 हो गया, ठीक। और HS माइनस एक्वस जब ब्रेक होएगा तो H प्लस होगा और H2 माइनस एक्वस होगा और ये एक्वस हो गया, ठीक। तो ये T पे कितना था, C अल्फ़ा 1 था, तो इसमें से C अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 गया। देखो ईमानदारी से अगर पूरा लिख लोगे तो सवाल हमेशा लग ही जाएगा। ये कितना बच गया, ये बन गया यहाँ पे माइनस C अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये बन गया C अल्फ़ा 1, यहाँ से जुड़ गया ये, और यहाँ पे आ गया C अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक। तो जिनमें कॉमन आने लगा उन्हें मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि HCl हमने बाहर से डाला, इतना डाला कि जिससे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता हो जाए, और हमें सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो हमने Ka1 लिखने की कोशिश की। Ka1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S, ठीक। अब H प्लस की वैल्यू दी है हमें 2 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर देख लो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है ना। अब 2 इंटू 10⁻⁴ गिवन है, इंटू HS माइनस की वैल्यू हो गई C अल्फ़ा 1 कॉमन ले लें 1 माइनस अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लें 1 माइनस अल्फ़ा 1, ठीक। और Ka1 की वैल्यू भी हमें गिवन है। Ka1 की वैल्यू कितनी गिवन है, Ka1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 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 गिवन है, 10⁻⁷ तो हो गया 10⁻⁻7 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, एक सी से सी कैंसिल कर दिया तो ये आ गया अल्फ़ा 1 1 माइनस अल्फ़ा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 1, ठीक। या फिर इसे बढ़िया करने के लिए इसे क्या करें, इसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इसे लिख लो HS माइनस की वैल्यू ही निकाल लो यहाँ से सीधे सीधे, और यहाँ पे C लिख दो। 1 माइनस अल्फ़ा 1 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि HCl बाहर से डाला है और बाहर से डालने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी, और बैकवर्ड जाने की वजह से क्या होगा कि डिसोसिएशन जो होगा वो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम होने की वजह से उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया ये 10⁻⁻⁷ इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू HS, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, काटना है नहीं, इधर मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू HS माइनस हो गया। तो HS माइनस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 5 इंटू 10⁻⁻5, HS माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ से, अगर मतलब नहीं आ समझ में आ रहा तो लिख दें 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। अब HS माइनस की वैल्यू निकाल आई तो K2 को लिख लेते हैं। K2 विल बी इक्वल टू व्हाट, H प्लस इंटू H2 माइनस डिवाइडेड बाई HS माइनस। अब तो हमें यार सब पता है, देखो K2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी भाई, 10⁻⁻14, तो इसे लिख दिया 10⁻⁻14। H प्लस की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया था 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू H2 माइनस। तो H2 माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया, -1 बचा यहाँ पे। तो ये बचा H2 माइनस बचा 5/2 इंटू 10⁻⁻15 यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻15 मोलर आ गया H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस सवाल में अंतर क्या था, इस सवाल में अंतर था कि हमें HCl जो बाहर से डाला गया था उसी ने सारा pH को गवर्न किया और कहा है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो नेट आ रहा है वो इस तरह से एडजस्ट किया गया कि HCl डालने पे 2 इंटू 10⁻14 हो गया, तो वहीं पे हमने उसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, सवाल समझ में आ रहे हैं? सवाल डिस्कस करना जरूरी था या नहीं था, ये बताओ। था या नहीं था, ये कमेंट करके जरूर बताना कि था सर, बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना, बिना डिस्कस करे तो काम ही नहीं चल रहा था। ठीक, अब अगला क्या कर रहा है, एक काम करते हैं, आज इस लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थ्योरी बता दें, डेरिवेशंस ऑफ बफर एक साथ कर लेंगे और फिर उसके बफर के क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। तो फिर मतलब मेरे को लग रहा है कि आज की क्लास में ये हो जाएगा कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर, और फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। निकोटीन जो सिगरेट में होती है वो निकोटीन, चाय में होती है वो निकोटीन, 10C10H14N2 बेसिक नाइट्रोजन्स बोथ कैन रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ बेसिक सोल्यूशन, और इनकी इक्वेशन दी है। इनसे तो pH निकालनी है 0.2 मोलर निकोटीन सोल्यूशन की। ठीक, अब इसे अगर हम इसका नाम अपने मन से B रख लें तो चल जाएगा, इसे हम BH प्लस कह दें, चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक, तो देखो इसे क्या लिखा हमने, रिएक्शन लिख ली, छोटा करके लिखते आसान रहेगा ना लिखने के लिए, कि B एक्वस प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, BH प्लस OH माइनस एक्वस, और BH प्लस एक्वस जो इक्वेशन दी है बस उसी को रीराइट कर रहा हूं मैं, ये BH2 प्लस एक्वस बन जाएगा और प्लस OH माइनस बन जाएगा एक्वस। करेक्ट है। अब T इक्वल्स टू 0 पे फिर से लिखना वही है हमेशा 0 0, T इक्वल्स टू T पे क्या लिखेंगे, C माइनस C∝1, ये C∝1 और ये भी क्या हो गया C∝1। अभी तक हम लोगों ने बेस वाले क्वेश्चन नहीं देखे थे इसलिए क्वेश्चन देना जरूरी था, ये इसलिए दे दिया। तो ये C∝1 C∝2 हो गया और ये C∝1 C∝2 हो गया, प्लस C∝1 हो गया और प्लस C∝1 α2 हो गया, माइनस का C∝1 α2 हो गया। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब KB1 देख लेते हैं, KB1 किसके बराबर होगा, KB1 विल बी इक्वल टू व्हाट, BH प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई BH B। तो ये हो गया कितना, C∝1 कॉमन ले ले 1 माइनस α2, C∝1 कॉमन ले ले 1 माइनस α2, 1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई C1 माइनस α1। ये तो सारे कैंसिल हो गए, देख लो अपने आप 1 माइनस α1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो 1 माइनस α2 को हम क्या लिख देंगे 1, 1 प्लस α2 को भी 1 लिख देंगे और 1 माइनस α1 को भी हमने 1 मान लिया। ये तीन एजम्पशन ले लिए हमने यहाँ पे। तो KB1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई C∝1 स्क्वायर, तो α1 की वैल्यू आ गई KB1 बाई C का रूट। KB1 की वैल्यू कितनी दी है, 7 इंटू 10⁻⁻7, और जो कंसंट्रेशन दिया है हमें निकोटीन का कंसंट्रेशन दिया है कितना, निकोटीन का कंसंट्रेशन दिया होगा 0.02 मोलर, तो ये हो गया 0.02 मोलर, 0.02 हो गया तो ये हो गया √35 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, 35 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो इसका जो α1 आ गया वो आ गया 5.9 इंटू 10⁻⁻3। तो अच्छा रहा हमने निगलेक्ट कर दिया। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ गया, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गया C∝1 1 माइनस 1 प्लस α2। तो 1 प्लस α2 तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना ले लिया था 1 के। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया कितना C इंटू α1, C की वैल्यू थी 0.02, α1 की वैल्यू है 5.9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो
तो ये कितना आ गया 10⁻⁻5 कर दें और इसे लिख दें 118 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, 11.8 इंटू 10⁻�5 लिख दें, चलेगा। तो POH कितना आ गया भाई, हमें PH ही निकालनी थी, तो POH हो गया 11 माइनस लॉग 11.8। तो PH कितनी हो गई, PH हो गई 9 प्लस लॉग 11.8। लॉग 11.8 लगभग 1.10 के 17 के लगभग होगा, तो ये 10.07 आ गया। ख़त्म हो गया सवाल। तो PH हमें निकालनी थी, तो PH हमने निकाल ली। तो इन 4 5 7 सवालों से हम लोगों ने कितने 5 और 3 8 सवाल लगाए। इन 8 सवालों से काफ़ी हद तक क्लैरिटी तुम्हें बढ़ जानी चाहिए। तो वो 30 मिनट लगे इन सवालों को डिस्कस करने में, समझ रहे हो ना बात को, कि 30 मिनट लग गए इन्हें डिस्कस करने में। तो ये सवाल ज़रूरत थी लगाने की, इसलिए लगाए गए। बिना सवालों के आयनिक इक्विलिब्रियम की एक केवल प्रैक्टिस क्लास भी रख लेंगे, क्योंकि अब हम लोग कोर्स में काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन में भी हम लोग प्रॉपर्टीज एक क्लास में निपटाएंगे, फिर नेम रिएक्शन पे पहुंचेगा और नेम रिएक्शन 2-3 क्लास करके एल्डिहाइड कीटोन भी खत्म ही हो जाएगा। मैं लगातार करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन बचेगा मैंने पढ़ाने के लिए। बाकी P ब्लॉक और D ब्लॉक पूरा यूट्यूब पे पहले से ही पढ़ा है, जिसे तुम लोग देख रहे होगे, ऐसा मान लिया जाता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख के रखी है, जिससे कि हम लोग लेक्चर छोटा ही रखें, ज़्यादा लंबी ना होने पाए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या है कि सॉल्ट जो है वो 2 तरह के, मतलब सॉल्ट जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट बनते कैसे हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। और एसिड कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से, या तो स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। बेस कैसे हो सकते हैं, या तो स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे, ये 4 हो सकते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनेंगे 4 तरह के, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, 4 तरह के बन सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो अब हमें ये पता करना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होती है, कौन से ऐसे आयन से जिनकी हाइड्रोलिसिस होती है, कौन से ऐसे आयन से जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक, तो पहला केस देखते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, कि एनायंस में किसकी किसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देखो ये बात तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय शायद ही किसी ने लिखवाई हो, जिन्होंने पढ़ी अपनी कोचिंग्स में या ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, पेड कोर्स में, अनपेड कोर्स में, कहीं पे ही पढ़ी, तो बताना कि सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ से शुरू हुई थी और हमें ये बातें बताई गई थी। नहीं पता होंगी 90% लोगों को, मैं जानता हूँ। कुछ लोग तो पढ़ाते ही हैं, ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग नहीं पढ़ाते, है ना। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी देख लें इसे। ठीक, चलो भाई पहले देखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं, द एनाइंस व्हिच आर स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस एंड कॉन्जुगेट एसिड्स आर वीकर एसिड देन वाटर, दे अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ऐसे एनाइंस जो बेसिक कैसे हैं, OH माइनस से कम है। अब हम एसिड बेस निकालने के लिए हम अपना GOC से बात कर लेंगे, GOC से पूछ लेंगे कि एसिड बेस कैसे निकाले जाते हैं, और उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस भी निकाल लेंगे। तो सिंपल सोचो कि वाटर और H2 में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऑब्वियसली OH बॉन्ड है। और H माइनस और OH माइनस में H माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी H माइनस पे ज़्यादा है। ठीक, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बिल्कुल भी रिएक्शन बचेगी नहीं। जैसे इसका हम एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि क्या हमने लिया, CH3 ले लिया और वाटर ले लिया। CH3 माइनस जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस के कंपेरिजन में, और CH4 जो है वो वीक एसिड है वाटर से। तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उनके वीक कॉन्जुगेट बेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर वीक कॉन्जुगेट बेस है तो उसका एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो उसका एसिड कैसा होगा, वीकर होगा। ठीक, अगला केस है हाइड्रोलिसिस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। हाइड्रोलिसिस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट का मतलब क्या है कि अब इन इस तरह के आयंस की हाइड्रोलिसिस करने पे होगा क्या कि जो हाइड्रोलिसिस होगी वो रिवर्सिबल होगी, वो एक स्टेज पे जाके रुक जाएगी। तो देखते हैं एनाइंस विच आर वीकर बेस देन OH माइनस, ऐसे एनाइंस जो OH माइनस से वीकर बेस है, एंड कॉन्जुगेट एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर बट वीकर देन H3O+। अब इसमें थोड़ा सा समझना होता है कि एसिटेट आयन और OH माइनस आयन में OH माइनस आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, OH माइनस आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, और एसिटिक एसिड वाटर से स्ट्रॉन्गर
एसिड है। तो ऐसा लगता है देखने में कि रिएक्शन को कम्प्लीटली बैकवर्ड आ जाना चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब एसिटिक एसिड बैकवर्ड ला रहा होगा, वाटर को प्रोटोनेट कर रहा होगा, तो वाटर H प्लस ले लेगा और H3O प्लस बना देगा। और H3O प्लस कैसा है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। किससे? एसिटिक एसिड से। तो वो रिएक्शन को फिर से क्या करेगा? बैकवर्ड पुश कर देगा। इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आसानी समझ में आनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद आता है नो हाइड्रोलिसिस का केस। ऐसे एनाइंस जिनकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है, जैसे द एनाइंस विच आर वीकर बेस देन OH माइनस एंड कॉन्जुगेट एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एंड H3O प्लस बोथ डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। अब H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? जैसे HCl है, H2SO4 है, मिनरल एसिड जो है वो H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड्स है, तो उनकी हाइड्रोलिसिस वो क्या करेंगे? वो रिएक्शन को पूरी पूरी क्या करेंगे? बैकवर्ड ही ले आएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये पीछे आ गई। इसीलिए नमक में Cl माइन, मतलब नमक का जो Cl माइनस पानी में गिरता है उससे HCl या OH माइनस पानी में नहीं बन पाता है, क्योंकि उनकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बात आती है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि कैटायंस विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन, अब देखो हम पहले OH माइनस से कंपेयर करें तब H3O प्लस से कंपेयर करेंगे। तो जो H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड और उनके कॉन्जुगेट भी वे बेस जो है वो वीकर है, किससे? वाटर से। वो उनकी क्या होगी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जैसे PH4 प्लस। PH4 प्लस बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि PH3 जो है वो बहुत वीक एसिड, वीक बेस है। फॉस्फोरस का लोन पेयर कहाँ पे है? उसके प्योर एस ऑर्बिटल में है लगभग। और ये ड्रैगोस रूल के हिसाब से नो हाइब्रिडाइजेशन का केस होता है। क्या होता है? नो हाइब्रिडाइजेशन का केस होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो। ठीक, तो PH4 प्लस जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन को पूरी तरह से फॉरवर्ड ले जाएगा, बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं आने देगा। दूसरा केस है हाइड्रोलिसिस टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। अब लिमिटेड एक्सटेंट में क्या होगा कि द कैटायंस विच आर वीकर एसिड देन वाटर। H3O प्लस से कैसे होने चाहिए? वीकर एसिड होने चाहिए, लेकिन उनके कॉन्जुगेट बेस हो वो स्ट्रॉन्गर हो वाटर से, लेकिन वीकर हो OH माइनस से। तो जैसे NH4 प्लस है, NH4 H3O प्लस से तो वीक है एसिड, लेकिन वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है। और NH4OH बेस स्ट्रॉन्गर है वाटर से, लेकिन OH माइनस से वीकर है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगता है, तसल्ली से सोचोगे बैठ के तो ये बात समझ में आ जाएगी कि NH4 को कंपेयर करना है वाटर और H3O प्लस से। तो NH4 प्लस वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है और H3O प्लस से वीकर है। ठीक, फिर NH4OH जो है वो वाटर से स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन OH माइनस से वीकर बेस है। तो रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल चलती रहेगी। उसके बाद नो हाइड्रोलिसिस का केस देख लेते हैं। नो हाइड्रोलिसिस क्या कह रहा है? नो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई? एक सेकंड रुकना यार। नो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि द कैटायंस विच आर वीकर एसिड देन H3O प्लस एंड कॉन्जुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एंड OH माइनस बोथ, देन दे डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। जैसे Na प्लस को पानी में डालें तो NaOH और H प्लस कभी नहीं बन सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। Na को पानी में नहीं डालना है, Na प्लस को पानी में डालना है। Na अलग चीज़ है, Na मेटल है, मेटल को पानी में डालोगे आग लग जाएगी, हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, लेकिन Na प्लस पहले से ही कैटायन बन चुका है, उसे पानी में डालने से कुछ नहीं होता। इसीलिए हम नमक पानी में घोल घोल के पी रहे हैं खूब, है ना, तभी सब्जियाँ बना रहे हैं, नहीं तो बनाते गए सब्जी अगर एसिड बेस हो जाती तो। और अब इस बात को याद रखने के लिए, समराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह याद रखेंगे कि द कैटायंस एंड एनायंस विच कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस हैं, जो कैटायंस और एनायंस हैं, जो स्ट्रॉन्गर एसिड के पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे HCl से Cl आ रहा है, Na से Na आ रहा है, इन कैटायंस और एनायंस की हाइड्रोलिसिस बिल्कुल भी नहीं होती है, इनकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो कैटायन स्ट्रॉन्गर पार्ट से आ रहे हैं, जो एनायंस स्ट्रॉन्गर पार्ट से आ रहे हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध के याद रखेंगे। अब हमें चारों सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के डेरिवेशंस करने हैं और उनके कुछ शानदार से क्वेश्चन करने हैं, तो और बफर करना है। तो अगली क्लास हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पे ही फोकस करेंगे, पूरा डेरिवेशंस करेंगे और वहाँ पे इसे रोकेंगे। अभी के लिए तुम इतना याद रखोगे कि कैटायंस और एनायंस जो स्ट्रॉन्गर से आ रहे थे, अब तुम अपने मेमोरी में जाके बैक में देखो कि हाँ तुमने कभी Na प्लस को हाइड्रोलाइज किया क्या? CH3CO Na लिखा था तो CH3CO माइनस को ही हाइड्रोलाइज किया था, Na प्लस को हाइड्रोलाइज नहीं किया था। ठीक है, तो अगली क्लास यानी कि थर्सडे तक हम लोग मिलेंगे। थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बात को। तब तक के लिए अभी रुक जाते हैं यहीं पे।
और हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे और सवाल इस बार पूरे ही लगा देंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं कुछ। ऑर्गेनिक के भी सवाल बच रहे हैं, वो भी लगाने, तो एक क्लास उसके भी लगेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही रहना है। बाकी मैं नोट्स और क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, वो होती रहेंगी, परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना।